वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड अल्टरनेटिव करंट की। कोई भी पर्टिकुलर कोर टॉपिक में लेके चलने का स्टार्टिंग से एंड तक पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, किस तरीके से पेपर आ सकता है वो समझूंगा अच्छे से, बहुत तरीके से समझेंगे, लिखना किसी को नहीं, बस आप समझते रहे। यूनिट 4 8 मार्क्स की होगी। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का पोर्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आप अच्छे से देखें तो इसके अंदर आपको क्या देखना है? सबसे पहले फैराडेज एक्सपेरिमेंट। फैराडे एक्सपेरिमेंट जरा समझेंगे सबसे पहले क्या है और किस तरीके से इस पे क्वेश्चन आएगा वो ध्यान दें। मान लीजिए आपको कहा गया है फैराडे एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल, तो पहले एक्सपेरिमेंट समझ लीजिए। फैराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कहता है अगर कोई भी क्लोज लूप होगा और कोई बार मैग्नेट उसकी तरफ आएंगे तो लूप के अंदर करंट इस डायरेक्शन में पैदा होगा कि इस नॉर्थ को रिपेल कर सके। ठीक है, तो जब नॉर्थ इस कॉइल के पास आएगा तो इसके अंदर नॉर्थ पोल पैदा होगा। नॉर्थ का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज करंट। अगर इससे नॉर्थ पोल वापस जाएगा तो नॉर्थ को रोकने के लिए यहां साउथ पैदा होगा और साउथ का मतलब है क्लॉकवाइज करंट। कैसा? क्लॉकवाइज करंट। सेकंड मेन पॉइंट, अगर सर इस तरफ साउथ कर दिया जाए तब क्या होगा? तो अब साउथ को रोकने के लिए यहां साउथ पैदा होगा मतलब क्लॉकवाइज करंट। और अगर यहां साउथ कर दिया आपने और साउथ वापस जाने लगा तो साउथ को रोकने के लिए यहां नॉर्थ पैदा होगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट। नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ को प्लस एम से रिप्रेजेंट करते हैं और एम्पियर पर मीटर पोल स्ट्रेंथ की ऐसा यूनिट होती है। साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ को आप हमेशा माइनस एम से रिप्रेजेंट करते हैं और एम्पियर पर मीटर इसकी पोल स्ट्रेंथ। कांसेप्ट क्लियर है? अब इससे रिलेटेड किस तरीके का प्रश्न आएगा आपके पास? मान लीजिए आपको एक कॉइल दे दी गई है ए और दूसरी कॉइल दे दी आपको बी और कहा कि यहां पर एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और नॉर्थ ए कॉइल की तरफ बी कॉइल की तरफ चला। सबसे पहले तो आप जान देंगे कॉइल कंप्लीट हो, कंप्लीट क्लोज लूप हो। कांसेप्ट क्लियर? तो क्लोज लूप के अंदर क्या है, नॉर्थ इसकी तरफ आया तो नॉर्थ को रिपेल करने के लिए नॉर्थ पैदा होगा। नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज इसका करंट चलेगा। फिर ये कॉइल चाहेगी कि एक बार मैग्नेट उससे दूर ना जाए तो साउथ को रोकने के लिए यहां भी नॉर्थ पैदा होगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट। इज दैट क्लियर? सेकंड कांसेप्ट, जिस बच्चे को कुछ भी याद रखने में कोई दिक्कत है तो याद रखेंगे हमेशा जिस अल्फाबेट के ऊपर एरो होगा हमेशा वही दोनों कॉइल का आंसर होगा। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप यहां पर साउथ यहां पर नॉर्थ है और एरो यहां है मतलब साउथ इस तरफ गया तो यहां भी साउथ पोल पैदा होगा और यहां भी साउथ पोल क्लॉकवाइज कर। कांसेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? मान लीजिए एक कोई अधूरी है, कंप्लीट लूप नहीं है, तो कंप्लीट लूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होता तो उसके अंदर कोई भी करंट पैदा नहीं होता। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? यहां से महत्वपूर्ण दो क्वेश्चन बनते हैं कि अगर एक बार मैग्नेट फ्री फॉल में है तो एक कॉइल से गुजरते समय उसकी एक्सेलरेशन फ्री फॉल में g के बराबर होगी या g से कम होगी या g से ज्यादा होगी या जीरो होगी। तो आप हमेशा याद रखेंगे जब ये बार मैग्नेट इस कॉइल के पास आएगी तो कॉइल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण नॉर्थ को रिपेल करने के लिए यहां नॉर्थ पोल पैदा होगा और नॉर्थ को रिपेल करके उसकी वेलोसिटी को कम कर देगा और a की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी तो ऑप्शन होगा a लेस देन g। लेकिन अगर कोई इनकम्प्लीट है तब नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टेक प्लेस, जिसके कारण क्या होगा, इसकी वैल्यू जो इसकी एक्सेलरेशन होगी g के बराबर आएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कांसेप्ट क्लियर हो गया? कांसेप्ट क्लियर है? सेकंड एक्सपेरिमेंट में आप क्या पढ़ेंगे, अगर मेरे पास रिलेटिव मोशन के बगैर दो कॉइल है, एक कॉइल किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट है और दूसरी कॉइल किसी से कनेक्ट नहीं है, तो उसके अंदर किस तरीके से करंट पैदा होता है, वोल्टेज पैदा होता है। ध्यान देंगे आप। मान लीजिए एक कॉइल है और दूसरी कॉइल इसके बहुत ही करीब रखी हुई है जिससे एक सेल कनेक्ट है और एक टेपिंग भी कनेक्ट है। इज दैट क्लियर? तो याद रखेंगे आप, इस कॉइल का नाम बी मान लिया मैंने, इसका ए मान लिया। जब आप इस कॉइल को क्लोज करेंगे इस की को तो की क्लोज होते समय पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ यहां पर करंट चलेगा। साइड में रखी हुई कॉइल इस करंट के चेंज का अपोज करेगा। इस फिनोमेना को म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट पैदा होगा। इज दैट क्लियर? और यहां पर किस डायरेक्शन में करंट पैदा हुआ है,
एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ क्लॉकवाइज। जब आप टेपिंग की को हटाएंगे तो एक स्टॉपिंग करंट इस सर्किट में डेवलप होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। अब इसका अपोज करने के लिए इस कॉइल में भी एक करंट पैदा होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कांसेप्ट क्लियर है सर? यहां से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन आएगा? मान लीजिए एक कॉइल ए है, एक कॉइल बी है और एक कॉइल सी है। सी कॉइल एक वोल्टेज सोर्स और एक टेपिंग की से कनेक्ट है। ए कॉइल, बी कॉइल, सी कॉइल। आपको कहा गया है कि टेपिंग की क्लोज करने पर ए बी सी कॉइल के अंदर किस डायरेक्शन में करंट पैदा होगा। तो आप याद रखेंगे कॉइल जब आप टेपिंग की क्लोज करेंगे बच्चे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज इसमें करंट चलेगा। इसका पोज करने के लिए इसमें क्लॉकवाइज करंट चलेगा और इसका पोज करने के लिए इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट चलेगा। कांसेप्ट क्लियर? आपको कहा कि टेपिंग की हटाने पर क्या होगा? हटाने पर एक नेगेटिव पोटेंशियल से इसमें एक एंटी क्लॉकवाइज करंट चलेगा, सॉरी क्लॉकवाइज। इसके अंदर एक एंटी क्लॉकवाइज करंट पैदा होगा जिसका पोज करने के लिए इसमें फिर दोबारा से क्लॉकवाइज करंट पैदा होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? एक नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि अगर एक बार मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ एक कोइल के पास पहुंचती है जिसके पास ए और बी दो प्लेट है, तो आपसे कहा गया है कि इलेक्ट्रिकल नेचर ए और बी प्लेट का कैसा होगा। इलेक्ट्रिकल नेचर से मतलब है ए प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल की तरह बिहेव करेगी या बी प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल की तरह बिहेव करेगी। कांसेप्ट क्लियर? तो आप ध्यान देंगे जब नॉर्थ पोल इस बार मैग्नेट का इस कोइल की तरफ आएगा तो नॉर्थ को रिपेल करने के लिए यहां नॉर्थ पैदा होगा। नॉर्थ का मतलब है यहां से करंट उठेगा और करंट पॉजिटिव से उठता है तो ए पॉजिटिव हो जाएगी और बी नेगेटिव। इज दैट क्लियर टू ऑल? मान लीजिए क्वेश्चन में इस तरीके से इधर से सॉल्व आया। अब सर किस डायरेक्शन में करंट पैदा होगा और क्या करंट पैदा होगा, अब ये बात करेंगे। कांसेप्ट क्लियर है? तो आप ध्यान देंगे साउथ की प्रेफरेंस कम होती है, नॉर्थ को प्रेफरेंस दी जाएगी और सेम आंसर ही रहेगा। कांसेप्ट क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो मुझे बताइए आप। कोई परेशानी नहीं? ठीक है। इसके बाद एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, फैराडे के एक्सपेरिमेंट हम सीख चुके हैं। फैराडे के एक्सपेरिमेंट के बाद बात करते हैं फैराडेज लॉ। और फैराडेज लॉ को जब आप पढ़ोगे तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि किसी भी लूप के अंदर एक वोल्टेज पैदा होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है जब उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। और जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहता है तब तक ये ईएमएफ इंड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल अगर इस कॉइल के पास एक बार मैग्नेट आती है तब इसमें वोल्टेज पैदा होगा, एक करंट पैदा होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन आकर के इसके अंदर रखी गई, अब इसके अंदर वोल्टेज पैदा नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज सिर्फ तब पैदा होता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज लूप चेंज होता रहता है। जैसे ही बार मैग्नेट वापस जाएगी फिर दोबारा इसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा जिसके कारण एक वोल्टेज पैदा होगा। जब वो आएगी तब होगा, अगर उसके अंदर रख देते हैं तब नहीं होगा। सेकंड पॉइंट, अगर मैं ऐसा पोजीशन में कर दूं और मोशन में से कर दूं तो एग्जैक्ट वही रिएक्शंस होंगी गैल्वेनोमीटर की, वही डिफ्लेक्शन की रिएक्शंस होंगी जब कोइल बार मैग्नेट के पास जाएगी या उससे दूर जाएगी। कांसेप्ट क्लियर हो? अगर आपसे कहा गया कि बार मैग्नेट अगर इसके पास 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आती है या ये इसके पास 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जाता है तो ज्यादा म्यूचुअल इंडक्शन का, ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट का होगा, तो आप कहेंगे दोनों में बराबर होगा। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे की तरफ 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ती हैं तो रिलेटिव मोशन के कारण 6 मीटर पर सेकंड उनकी रिलेटिव स्पीड बनेगी या वेलोसिटी बनेगी और मैग्नेटिक फ्लक्स डबल चेंज होगा, वोल्टेज इंड्यूस डबल होगा। कांसेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? तो याद रखेंगे आप, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण वोल्टेज पैदा होता है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कहीं कांस्टेंट हो जाता है तो फ्लक्स का चेंज भी जीरो हो जाता है और वोल्टेज पैदा होना भी जीरो बंद हो जाता है। मैं कीज रख दियो भैया, कीज कहां है? इसके बाद सेकंड लो क्या कहता है कि वोल्टेज की जो डायरेक्शन होगी, वोल्टेज की डायरेक्शन मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इज दैट क्लियर टू? अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का लूप आप ये देखते हैं तो वोल्टेज का लूप आपको इस तरीके से दिखाई देगा, इन्हें कहते हैं साइन वेव्स। इज दैट क्लियर टू ऑल? कांसेप्ट क्लियर? यहां से आपके पास आया लेंजिस लॉ,
लेंजिस लॉ क्या कहता है, फैराडे लॉ की एक एप्लीकेशन है, मतलब कि फैराडे लॉ का ये पार्ट है जो कि ये बताता है कि कोयले के अंदर जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि उस करंट की पोलैरिटी उस रिलेटिव मोशन का अपोज कर सके बार मैग्नेट के, जिसके वजह से वह पैदा हुई। इट मींस जब बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल नजदीक आएगा तो नॉर्थ को रिपेल करने के लिए नॉर्थ पैदा होगा, और नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा। तो इसका मतलब है कि करंट जो इंड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो ऐसी पोलैरिटी को पैदा करे अपने अंदर कि उस बार मैग्नेट के रिलेटिव मोशन का अपोज कर सके, नजदीक आने पे उसे रिपेल कर सके और दूर जाने पर अट्रैक्ट कर सके। ये था लेंजिस लॉ, मोस्ट इंपोर्टेंट है इस बार के लिए, एक नंबर में लेंजिस लॉ। ठीक है जी। It gives us information about the polarity of the induced current in the closed loop, and it says that the polarity of the induced current will be such as it can oppose the relative motion of the bar magnet, which is responsible for its production. Concept clear है जी? ठीक है। अब लेंजिस लॉ के बाद हमें पता चलता है दो नियम और पढ़ने हैं आपको इससे रिलेटेड, फिर आप म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन पर चलेंगे और फिर इसका समाधान याद देंगे। एक होता है वाटलेस करंट और एक होता है एडी करंट। वाटलेस करंट का मतलब है वाटलेस, पावरलेस, और पावरलेस का मतलब क्या है जी? पावरलेस का मतलब क्या है? बिना पावर के सर्किट के अंदर बनता है। जब आप किसी भी सर्किट को कट करते हैं तो कट ऑफ कंडीशन पर एक करंट पैदा होता है जिसे चलाने के लिए सर्किट में किसी भी पावर की जरूरत नहीं होती, और इस करंट को वाटलेस करंट कहते हैं। तो आप सिर्फ क्या लिखेंगे इसमें? सबसे पहले तो टीचर के ऊपर इंप्रेशन छोड़ दीजिएगा, वाटलेस लिखने पर पावरलेस, और आप कहेंगे इट इज द करंट which need no power for its maintenance in the electric circuit at the cutoff condition. Is that clear to all of you? सब क्लियर है? बात करते हैं जी एडी करंट। एडी करंट पूरे कंडक्टर के अंदर पैदा होता है जब भी उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। इज दैट क्लियर? ये जो फॉर्मूला था माइनस डी फाई बाई डी टी, अगर आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इंड्यूस्ड करंट एंड रेजिस्टेंस डी फाई बाई डी टी, तो आई की वैल्यू निकाल लेंगे माइनस वन अपॉन आर डी फाई बाई डी टी। इज दैट क्लियर? तो एडी करंट को आप जीरो नहीं कर सकते क्योंकि आर कभी इनफाइनाइट नहीं होगा, आप सिर्फ एडी करंट को कम कर सकते हैं। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। व्हाट इज एडी करंट? इट इज द करंट इंड्यूस्ड इन द बल्क पीस ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट। कैन वी मेक इट जीरो? नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक इट जीरो। व्हाई? बिकॉज आर is equal to infinite. This condition is not possible. Can we minimize it? Yes, we can minimize it by increasing the resistance. अब रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगा? दरअसल ट्रांसफॉर्मर की प्लेट को, एक को आप लेकर का पेंट फेरने के बाद दूसरे प्लेट कोयल रखेंगे, फिर तीसरी प्लेट रखेंगे, सॉरी प्लेट, फिर फोर्थ प्लेट, और उसके बाद कोयल रखेंगे। तो अब करंट यहां पर चलेगा। करंट का रास्ता बढ़ा दीजिएगा, एडी करंट का रास्ता बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ गया, और रेजिस्टेंस बढ़ने से एडी करंट कम हो गया। इस वीडियो को देखते समय आपके पास मेरे नोट्स साइड में एक रफ नोटबुक और पेन होना आवश्यक है। इस वीडियो को जिस दिन बोर्ड का एग्जाम होगा उस दिन आपके सामने रखूंगा। 8 के 8 नंबर का पेपर इसमें से मिलेगा। अगर आपकी किस्मत सही है और खराब भी है तो 6 नंबर एटलीस्ट 8 में से आपको मिल जाएंगे। बहुत बड़ा मार्क है, सिर्फ एक वीडियो देख कर ही घंटे। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं। एडी करंट कम कैसे होगा ये पता चलेगा, कैन नॉट बी जीरो ये पता चलेगा। एडी करंट है क्या? वाटलेस करंट क्या था? पावरलेस करंट। कब पैदा होता है वाटलेस करंट? कट ऑफ कंडीशन। हमने फैराडे के एक्सपेरिमेंट पढ़े, उससे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का जिक्र किया, फैराडे लॉ पढ़े, लेंजिस लॉ पढ़ा। अब है सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक है सेल्फ इंडक्शन और दूसरा है म्यूचुअल इंडक्शन। जरा ध्यान देंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, और वीडियो को 2x पर करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही पास पढ़ा। ठीक है जी, कभी से 2x पर कर लो। अगर एक सोलिनोइड या बच्चे कोयल से रिलेटेड दिमाग लगाएंगे, मैं इसके अंदर पहले करंट जीरो था और फिर मैं इसके अंदर कोई करंट चेंज करता हूं, आई कर दिया करंट,
तो चेंज ऑफ करंट क्या हुआ, फाइनल करंट माइनस 0 दैट इज इक्वल टू आई। तो ये क्या कहता है सेल्फ इंडक्शन कि किसी सोलेनोइड या कॉइल से रिलेटेड अगर आप करंट चेंज करेंगे तो उस करंट का अपोज करने के लिए उसके अंदर एक अपोजिट डायरेक्शन में करंट पैदा होगा। इज दैट क्लियर? और इस फिनोमिना को सेल्फ इंडक्शन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सेल्फ इंडक्शन कहा जाएगा। इस जैसे बच्चे ने मेरे से पूछ लिया कि सर ऐसा होता क्यों है, जरा दिमाग लगाएंगे। जितने लेट कर लिया मैंने n नंबर ऑफ एटम्स टोटल इसके अंदर और n नंबर ऑफ एटम्स के अंदर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लिए कितने, तो एक ऑर्बिटल के अंदर n/2 क्लॉकवाइज स्पिन करेंगे और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेंगे। जब आप करंट पैदा करते हैं किसी भी क्रॉस सर्किट के अंदर तो करंट या तो फॉलो करता है नॉर्थ पोलैरिटी को या साउथ पोलैरिटी को। मान लीजिए नॉर्थ को फॉलो कर लिया और जो n/2 थे वो नॉर्थ की स्पिन दिखाते थे, तो इनके लिए तो अपोज करना पड़ेगा। तो उसका अपोज करने के लिए अपने अंदर एक अपोजिट डायरेक्शन में करंट पैदा करना है। इज दैट क्लियर टू यू? कांसेप्ट क्लियर? आज तक बहुत विडंबना रही होगी कि ये पैदा क्यों होता है, पता चलेगा 100%? ठीक है सर, एक बार अरे भाई बच्चे बड़ा टाइम पे करते फिर फोन करते हैं। ठीक है जी, इसके बाद की बात करो यहाँ सेल्फ इंडक्शन के लिए एक्सप्रेशन। देख कुछ वर्ड्स में एक्सप्रेशन पूरा कर दोगे आप अगर ध्यान नहीं आए, बहुत लंबा डेरिवेशन नहीं करना। आपको कहना है भाई एल लेंथ है बेटे सोलेनोइड की, ये गेट करो भाई। L is the length of the solenoid and N is the number of turns. A is the area of turn. Concept clear? मैंने मान लिया I करंट चेंज हुआ इसके अंदर, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, कांस्टेंट आ गया L, L को कहा सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट, इंडक्शन कोएफिशिएंट। और इसकी असाइनमेंट में लिखवा यही हेनरी, ताकि वन वर्ड अगर क्वेश्चन आ गया तो कर एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब एक बात ध्यान रखेंगे, इस करंट और इस फ्लक्स के बीच कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, तो पहले उसकी वैल्यू निकालो। सोलेनोइड के कारण मैंने मैग्नेटिक फील्ड क्या निकालना सिखाया था, इतना। इस करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना, फिर ये फ्लक्स बना, तो फ्लक्स किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू नंबर ऑफ टर्न। तो बी की वैल्यू उठा गया n स्क्वायर आई अपॉन l हो गया इक्वेशन 2। 1 को 2 के बराबर रखा, इस आई से आई कट गया, तो L इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर a बाई 2। तो सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट I पर डिपेंड नहीं करता, I पर डिपेंड, सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट L पर डिपेंड नहीं करता, सॉरी I पर। और ध्यान रखेंगे अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स और ये करंट है तो जो फ्लक्स एक्सिस के साथ छोटा एंगल बनाएगा उसका सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट ज्यादा होता है और दूसरे का। इज दैट क्लियर टू ऑफ यू? 100% समझ आ गया? रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा के बराबर होता है, ओमेगा होता है 2 पाई f फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर बढ़ता है, तो फ्रीक्वेंसी के साथ एक्सएल का जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा और ओमेगा के लिए भी ग्राफ यही होगा। इज दैट क्लियर टू ऑफ यू नॉट? कांसेप्ट क्लियर है? तो अगर डीसी से कनेक्ट कर दो इंडक्टर को तो डीसी की फ्रीक्वेंसी 0, तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 हो जाता है और वो सुपर कंडक्टर जैसी प्रॉपर्टी शो करना स्टार्ट कर देता है। इज दैट क्लियर? सेल्फ इंडक्शन कंप्लीट है जी? ठीक है। अब बात करते हैं जी म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट की। और म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट सर्कुलर लूप के लिए भी आ सकता है। मैं आपको प्रश्न बताऊंगा कौन कौन से आपको करने हैं इस टॉपिक के बाद। पहले देखो म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट क्या था, पढ़ किसी का दर्द किसी को। म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट में हमारे सिलेबस में जो डेरिवेशन है वो है दो कॉइल कोएक्सियली रखी है। इज दैट क्लियर? एक सोलेनोइड का नाम S1 दूसरे का S2। मैंने मान लिया S2 के अंदर I2 करंट चेंज हुआ तो फ्लक्स Φ1 चेंज हुआ S1 के अंदर। किसके अंदर? तो इसके कारण ये पैदा होगा। अब ये किसके बराबर होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2 और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर एक कांस्टेंट आया। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। इसे कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ S1 ड्यू टू S2। ये चीज आप यहां मेंशन करेंगे। अब I2 और Φ1 के बीच क्या रहा होगा? इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है V2, तो V2 होगा म्यू नॉट N2 I2 अपॉन L। अब इससे ये बना
तो phi1 इज इक्वल टू B2 मैग्नेटिक फील्ड इनटू नंबर ऑफ टर्न N1 इनटू एरिया, और इस वैल्यू को यहां पुट कर दिया आपने, तो म्यू नॉट N1 इनटू N2 I2A बाय L। भाई स्पीड इसलिए ज्यादा है क्योंकि रिविजन बैच की वीडियो है। अब दोनों की वैल्यू आपने बराबर रखी, इसकी और इसकी, I2 से I2 कट गया, तो म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू आपके पास N1 N2A अपॉन Li, लेट इट इन इक्वेशन थर्ड। आंसर क्लियर मैडम? इसके बाद बच्चे इसके अंदर I1 चेंज करो और इसके अंदर क्या पैदा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स phi2। तो phi2 कब होगा, जब I1 चेंज इन S1 देन phi2 इंड्यूस इन S2, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के बाद म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ये मेंशन करेंगे। हम कर दिया। अब इसके और इसके बीच क्या है, B1 दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 N1 अपॉन L। अब इससे इसका एक ताल्लुकात है phi2 दैट इज इक्वल टू B1 इनटू एरिया इनटू नंबर ऑफ टर्न N2, और B1 की वैल्यू उठाओ यहां से और वहां पुट कीजिए, म्यू नॉट N1 N2 IA अपॉन L, लेट इट इक्वेशन 4। बच्चे 4 तो इसे मान लीजिए आप, और इसे 5, और 4 5 को बराबर रखिएगा, आपके पास M2 बना जाएगा म्यू नॉट N1 N2 A बाई L। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो इस डेरिवेशन को साथ साथ करेंगे, तब जाके समझ आएगा। अब इक्वेशन 3 और 6 को बराबर रखा, पता चला म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट दोनों का एक दूसरे के बराबर होता है। इज दैट क्लियर मैडम? अगर एक के नंबर ऑफ टर्न का एरिया A1 था और दूसरे का A2 था, तो दोनों का इंटरसेक्शन निकाल करके जो कॉमन एरिया होगा, तो म्यूचुअल इंडक्शन सिर्फ वहां होता है। ये भी बात याद रखेंगे। इज दैट क्लियर? 100% समझ आ गया? ठीक है। अब अगर N1 और N2 आप बराबर कर दें और M मान लें, तो म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट को M मान लेंगे, और वैल्यू आपके पास एज इट इज उसी तरीके से आएगी। और म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट की ऐसा यूनिट हेनरी होती है। क्या होती है? हेनरी। अब ध्यान देंगे, जब दो आपस में यहां पर रखे हुए थे सोलेनॉइड कोएक्सियली, तो जब म्यूचुअल इंडक्शन हुआ तो कुछ ना कुछ सेल्फ इंडक्शन भी हुआ होगा। तो दोनों के साथ एक रिलेशन होता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के, म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट अपॉन रूट L1 इनटू L2। इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं है और कोई भी डायमेंशन नहीं है। अगर दो सोलेनॉइड इस तरीके से हैं तो मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्शन होता है। मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्शन अगर इस तरीके से हैं तो थोड़ा कम म्यूचुअल इंडक्शन होता है, और यहां इस कंडीशन पर मिनिमम म्यूचुअल इंडक्शन होता है। एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? टू कॉइल्स आर प्लेस्ड सच एज मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्शन, प्लेस्ड सच एज कम, और प्लेस्ड सच एज मिनिमम म्यूचुअल इंडक्शन। कांसेप्ट क्लियर है जी? 100% समझ आ गया? इसके बाद आपके पास ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि मेरे पास दो सर्कुलर लूप है, उन सर्कुलर लूप के लिए म्यूचुअल इंडक्शन बताइए। तो ये तो आपको पता चल गया, कॉमन एरिया पर ही म्यूचुअल इंडक्शन होता है। कहां पर? कॉमन एरिया पर। तो आपको कह दिया कि दो कॉइल्स हैं, एक का रेडियस R1 दूसरे का रेडियस R2, दोनों एक दूसरे के साथ इस तरीके से रखे हैं, कंसेंट्रिक हुई, एक की रेडियस R1 दूसरे की R2, तो म्यूचुअल इंडक्शन समझाइए। तो मैंने मान लिया I2 करंट चेंज या I करंट चेंज इन दिस एंड I दोनों में मान लिया, या एक I1 I2 कुछ भी मान लीजिएगा। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स phi चेंज हुआ, तो phi इज इक्वल टू इसके बराबर होगा म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट Mi। I से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या लिखेंगे आप? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, सॉरी पाई नहीं होता डिनोमिनेटर में, 2R सर्कुलर कांसेप्ट क्लियर? R कौन सा? समझ आ गया? कॉमन एरिया। ठीक है जी। अब इस वैल्यू को आप यहां रख दें, R2 लेंगे बेटे, करंट इसमें मान रखा हमने। ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू नंबर ऑफ टर्न, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर नंबर ऑफ टर्न यहाँ N1 है तो N1 लिख देंगे, और इसकी अगर N2 है तो N2 लिख देंगे। अगर इसके N2 है और इसके N1 है तो N2 से मल्टीप्लाई यहाँ और N1 से। इस B की वैल्यू उठा के यहाँ रखो, N2 अपॉन 2R, और एरिया 2 पाई R, सॉरी पाई R स्क्वायर अंदर वाला, क्योंकि कॉमन एरिया इसका सबसे पहले समझ आया। I करंट चेंज इन दिस, मैग्नेटिक फ्लक्स इतना चेंज हुआ इससे। अब इस करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ इतना,
ये मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई एन अपॉन 2r, रेडियस इसकी r2, कांसेप्ट क्लियर। अब इस वैल्यू को उठा मैं यहाँ पर पुट कर दो और ये एरिया कॉमन एरिया पाई आर, कांसेप्ट क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद आप अगर सैंपल पेपर लाए हैं कोई बच्चे तो मुझे दिखाओ सैंपल पेपर लाएगा, सैंपल पेपर है किसी के पास फिलहाल? यहाँ मैं क्वेश्चन बोल दूंगा, आप वीडियो से उन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से करेंगे। और जो बच्चे गाँव में हैं लास्ट के 2 डेज वो घर नहीं जाएंगे, वो यहीं रुकेंगे रात को, उनके खाने का पता। भाई पहले क्वेश्चन ये देख लो आप, आपको कह दिया कि ये कोइल है, इसके अंदर किस डायरेक्शन में करंट पैदा होगा। अगर इसके अंदर ये आई करंट चलता, केस क्या है, आई करंट फ्लो इन द स्ट्रेट वायर एंड अ क्लोज लूप इज प्लेस्ड नियर टू इट, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन दिस। तो आप क्या कहेंगे, ध्यान देंगे क्या ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में कहा आई इंक्रीज, दूसरे में कहा आई डिक्रीज, तीसरे में कहा आई कांस्टेंट। तो जब आई इंक्रीज होगा, इसे डिक्रीज करने के लिए एरो यहां लगाएंगे, तो ये क्या होगा, अगर आई डिक्रीज आया तो उसे बढ़ाने के लिए यहां होगा, तो ये क्या होगा, एंटी। और आई अगर कांस्टेंट होगा तो 0। अब यहां ध्यान देंगे, अगर आपके पास ये सीबीएसई का अरिहंत का सैंपल पेपर है तो आप ध्यान देंगे यूनिट 4 में आएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहला पोर्शन है इसका, एसी बाद में है। एमसीक्यू सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी आप जिस एमसीक्यू को मैं कहूंगा उसे अच्छे से कर लें। एमसीक्यू नंबर 1, 2, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट। 7th क्वेश्चन में आपको फाई की इक्वेशन दे दी गई है और इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और टी की वैल्यू को पुट करेंगे, जैसा आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। टी 4 सेकंड दिया गया है और d5/dt निकालेंगे और आपसे E निकल जाएगा मैग्नीट्यूड मॉडुलस में। टी की वैल्यू प्लेस करेंगे डिफरेंशिएशन के बाद, आपको इंड्यूस्ड वोल्टेज पता चल जाएगा कितना वोल्टेज पैदा हुआ है। यहाँ मैग्नीट्यूड यूज नहीं करना क्योंकि माइनस में क्वेश्चन दिए गए हैं, माइनस में ऑप्शन दिए गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पर आएंगे आप 9 मोस्ट इंपोर्टेंट, 18 वेरी इंपोर्टेंट, 19 वेरी इंपोर्टेंट, 21 मोस्ट इंपोर्टेंट, 24 एंड 16th क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है जी। यहाँ 2 कोई इस तरीके से दे दी गई तो सेम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे आप। फिर इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर पर जाएंगे 28 मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रीवियस ईयर में 3 दफा आ चुका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 और 31, 32 मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब सबसे महत्वपूर्ण 3 नंबर के क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, एक 36 क्वेश्चन ये, एक 40 क्वेश्चन ये, 39 और 35। इसके बाद आप मेरे नोट्स पर जाएंगे, मेरे नोट्स में आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं आपको इस तरीके से कि एक रोड PQ रोड इस इनवर्ड या आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए कराई गई है, इस तरीके से चलती है। तो अगर फ्लक्स की का लूप ये है तो पावर का लूप बनाइएगा और आप इंड्यूस्ड वोल्टेज का लूप बनाइएगा, सॉरी ग्राफ बनाइएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। और डेरिवेशन उनके लिए BLV, ये डेरिवेशन है इंड्यूस्ड वोल्टेज का। इसमें पूछेगा आपसे कि ये रोड चलती है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड या आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो वोल्टेज पैदा हुआ वो बताइए, करंट पैदा हुआ वो बताइए, फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल इट वो निकालिए और पावर डिसिपेट जो है वो निकालिए और ग्राफ बनाइए सभी का। कॉन्सेप्ट क्लियर है जी। दूसरी बात आपको इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड कहीं यहाँ से यहाँ तक था, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, फिर नहीं, फिर है, इस तरीके से जो ग्राफ में दे रखे आपके क्वेश्चन, ठीक है, जो आपकी नोट्स में है। तीसरा, एक रोड घूमती है यहाँ पर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसने जो वोल्टेज उसके जो एंड के बीच वोल्टेज पैदा हुआ है वो निकालना है। कुछ बच्चों को नहीं आता, मैं सिखाऊंगा। आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, इस क्वेश्चन को आप लिख लेंगे जब वीडियो देखेंगे। क्या कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द रोड of length L revolving on circular path with fixed center in inward magnetic field B if angular frequency is omega। अब ध्यान देंगे, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लिया, और रोड ली और यह इसके चारों तरफ घूमती है। रोड की लेंथ L है, ये एंगल थीटा है। दो एंड के बीच जो वोल्टेज पैदा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस है, वो आपको निकालना है। इज दैट क्लियर? जो वोल्टेज आप ईएमएफ निकालते हैं उसका मतलब है दोनों एंड के बीच का वोल्टेज, मतलब यहां कुछ होगा यहां कुछ होगा, दोनों के डिफरेंस की वैल्यू है। कांसेप्ट क्लियर? इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर होता है? d∅dt। ये आपको याद रखना है हमेशा।
फ्लक्स आपको नहीं दिया गया, अभी क्वेश्चन मैंने पढ़ा था उसमें बी की वैल्यू थी, मैग्नेटिक फील्ड बी मानना था। तो आप सबसे पहले से बाहर निकालेंगे मैग्नीट्यूड से और फ्लक्स को रिप्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया से। मैग्नेटिक फील्ड बाहर लिया dA by dt दैट इज इक्वल टू B और B एज इट इज, एरिया को आप क्या लिखेंगे, एरिया किसके बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, आर की जगह लेंथ ऑफ टोटल एरिया L इनटू थीटा कोण 360 मतलब 2 पर, पाई से पाई कैंसिल हो गया तो E इज इक्वल टू B L स्क्वायर कांस्टेंट और d by dt ऑफ थीटा क्लोज द डॉट ओमेगा। इज दैट क्लियर? यो ईएमएफ आ गया आपके पास। अगर पूछ लिया जाए कि करंट कितना पैदा हुआ तो ईएमएफ बटे रेजिस्टेंस मतलब अपॉन, अगर आपसे कहा गया फोर्स रिक्वायर्ड या पावर कितनी पैदा हुई, पावर होता है ईएमएफ इनटू करंट, दोनों का प्रोडक्ट, फिर फोर्स पूछ लिया, फोर्स होता है पावर अपॉन वेलोसिटी, पावर अपॉन, और इसके सारे ग्राफ इस तरीके से मैंने बनाए। इस वीडियो में से आपको 4 के 4 नंबर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स मिल जाएगा, अगर और में ना भी आया। बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जो भारत के अंदर आता है वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे और जो अमेरिकन है वो 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे। भारत का पोटेंशियल 220 वोल्ट चलता है और अमेरिका में 110 वोल्ट चलता है। 2011 के क्वेश्चन पेपर के अंदर, सॉरी 2013 के क्वेश्चन पेपर के अंदर ये क्वेश्चन था 30-40 वाले पेपर या 40-50 एक क्वेश्चन में आया है। ठीक है जी। डायरेक्ट करंट का ग्राफ ये बनाते हैं और उसकी वेवफॉर्म होती है और अल्टरनेटिंग की वेवफॉर्म होती है। अगर मैं बात करूं अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट कंप्लीट वन फेज में 0 to t, इसकी एवरेज या मीन वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो इसीलिए हम डेरिवेशंस में क्या करते हैं t/2 तक, और t/2 तक इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, जो पीक वैल्यू है उसका 63.7%, जो पीक वैल्यू है उसका 63.7%। इज दैट क्लियर? इस वीडियो में डेरिवेशन कराऊं इतना समय नहीं होता, बच्चे बोर हो जाएंगे, तो बात करेंगे ध्यान से। इस चैप्टर को किस तरीके से तैयार करेंगे, इसमें एक तो निकालनी है आपको एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एक एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ, एक आरएमएस रूट मीन स्क्वायर या फिर वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट एंड वर्चुअल वैल्यू ऑफ ईएमएफ। इन 4 डेरिवेशन में से एक सेट में एक होने की संभावनाएं है 33%। इन 4 डेरिवेशंस को आप अच्छे से करेंगे, 10 दफा से ज्यादा पढ़ना, ठीक है। इसके बाद जब अगले टॉपिक पर आप चलेंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है आपके पास कि E की वैल्यू आपको दे दी गई 220√3 sin 100πt, ठीक है, इस तरीके से और कहा कि आप एवरेज वैल्यू ईएमएफ की निकालिए। तो आपको ध्यान रखना है कि साइन के साथ ये पीक वैल्यू होता है E0, इसे √2 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आरएमएस वैल्यू निकल जाती है, और अगर उसकी मल्टीप्लाई आप 2/π से करते हैं तब आपके पास एवरेज या मीन वैल्यू आ जाती है 2πt। अब मेरे पास sin ओमेगा t होता है तो ओमेगा की वैल्यू 100π। इज दैट क्लियर? कांसेप्ट क्लियर? इस तरीके के प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इससे महत्वपूर्ण मैं मानता हूं फेजर डायग्राम। इस बार भी आया, अगली बार भी आएगा, इस बार भी आएगा। अब प्रश्न किस तरीके से आते हैं, ऐसे ऐसे बेवकूफ भी पढ़ते हैं। मैंने कहा कि फेजर डायग्राम इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा हो सकता है रेजिस्टिव, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए पूछ लिया जाए, प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए पूछ लिया जाए, प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए पूछ लिया जाए। 3 फेजर डायग्राम है, तो अच्छे से पढ़ लो। प्योर रेजिस्टिव सर्किट का मतलब है कि इंडक्टिव इफेक्ट और कैपेसिटिव इफेक्ट कैंसिल होता है। कांसेप्ट क्लियर? अब प्योर रेजिस्टिव सर्किट को आपको अगर अच्छे से सीखना है तो आपको याद रखेंगे सिर्फ रेजिस्टेंस का इफेक्ट, आप याद रखेंगे इस बात को, उस सर्किट के अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस का इफेक्ट। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर किसी सर्किट के अंदर आपको प्योर रेजिस्टिव कह दिया तो प्योर रेजिस्टिव पहचानने की बात है आई मैक्सिमम रेजिस्टेंस इंपीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर, जो मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एक्सएल की वैल्यू वहां एक्ससी के बराबर होगी। अगर दोनों लगे हुए हैं cos phi पावर फैक्टर +1 के बराबर होगा, phi की वैल्यू 0 डिग्री होगी और करंट और वोल्टेज सेम फेज में प्रोपोगेट करेंगे। ये चीजें बार बार बताई और सवाल इसी तरीके से पूछा गया था कि ऐसे सर्किट के लिए आप फेजर डायग्राम बनाइए
जिसमें करंट 90 डिग्री आगे चलता है और वोल्टेज पीछे चलता है, तो उसे कैपेसिटिव सर्किट कहा जाता है। उसके लिए तो दोनों सेम जगह से स्टार्ट होंगे और सेम जगह पर हैं। रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी वेयर द एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी और ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी और इसकी ओमेगा के बराबर होती है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय रूट एल सी आ जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल और ये 2 पाई एफ लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन रूट एल सी और एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी। तो दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सर्किट। इज दैट क्लियर? किसी भी एसी सर्किट की आप फ्रीक्वेंसी इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात, XL इज इक्वल टू ओमेगा एल है, 2 पाई एफ एल है। फ्रीक्वेंसी बढ़ने से रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर बढ़ता है, जबकि कैपेसिटर का फ्रीक्वेंसी बढ़ने से घटता है। आप कभी भी कैपेसिटर को डीसी सोर्स से इसलिए कनेक्ट नहीं करते क्योंकि डीसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी 0 होती है और XC इनफाइनाइट हो जाता है, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, और इट ब्लॉक द करंट। व्हाई डू नॉट वी कनेक्ट capacitor with DC source? Because when we connect it to the DC source, its resistance became infinite, क्योंकि X is equal to 1 upon omega C is equal to 1 upon 2 pi FC. F became 0, XC became infinite and it blocked the current. कंसेप्ट क्लियर है? एक ही ग्राफ में दोनों के लिए ग्राफ फॉर्मूला बनाना है मुझे। XL और XC के लिए मुझे क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में, ये XL का और ये XC का। कंसेप्ट क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है जी सभी को? अक्सर समझ आ रहा बेहतरीन। अगर इंडक्टिव सर्किट है तो XL ज्यादा होगा XC से, लेकिन अगर प्योर इंडक्टिव है तो XC 0 होगा और XL की प्रेजेंस होगी, और इसमें वोल्टेज आगे चलेगा। वोल्टेज आप यहां ड्रॉ करना, करंट को यहां छोड़ देना, ये आपके पास आंसर। फिर वोल्टेज को यहां से लेना, या फिर आप अगर वोल्टेज ओरिजिन से लेते हैं तो करंट को पीछे आगे रखिएगा। इंडक्टिव सर्किट, फिर ग्राफ जो बनाएंगे आप वेवफॉर्म के लिए, वो वोल्टेज का यहां से और करंट पीछे से, और बाद में ही कट करेगा ऐसे बाद में। इज दैट क्लियर? कांसेप्ट क्लियर? याद रखिएगा, अगर इंडक्टिव सर्किट है तो फेज डिफरेंस प्लस पाई बाय 2 और cos फाई 0, पावर फैक्टर 0, तो पावर भी 0, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है अगर cos फाई 0 तो पावर भी 0। तो एवरेज डिसिपेट पावर इन द प्योर इंडक्टिव सर्किट भी 0, इन द प्योर कैपेसिटिव सर्किट भी 0। सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट के अंदर होती है कितनी? इतनी। इज दैट क्लियर? जहां EV की वैल्यू है E0/√2 और IV की वैल्यू है I0/√2। अब आप रेजिस्टिव सर्किट भी पढ़ चुके, कैपेसिटिव सर्किट भी पढ़ चुके। अब आप बात कर रहे हैं सॉरी इंडक्टिव, अब कैपेसिटिव सर्किट की बात करते हैं। कैपेसिटिव सर्किट के अंदर क्या होगा? फेज डिफरेंस माइनस पाई बाय 2, मतलब करंट आगे चलेगा और वोल्टेज पीछे, और 90 डिग्री का फेज डिफरेंस। अब वेवफॉर्म आप वोल्टेज की अगर यहां से लेते हैं तो करंट के आगे चलेंगे और ये पहले ही कट करेगा। इज दैट क्लियर? फेज डिफरेंस माइनस पाई बाय 2, एवरेज पावर से। तो अब यहां बात क्या कर रहे हैं हम? एक सेट के अंदर पॉसिबिलिटी है एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज या एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालने के लिए डेरिवेशन, या RMS, 4 डेरिवेशन में। एक सेट में इंपॉर्टेंट है फेजर डायग्राम, बनाना भी पड़ेगा आपको, बताना भी पड़ेगा पूरे डेरिवेशन से। कंसेप्ट क्लियर? कराए गए हैं डेरिवेशन पूरे अच्छे से? ठीक है जी। कोई डेरिवेशन आपको पूछना तो बताओ, करूं? रेजिस्टिव सर्किट का, इंडक्टिव का, इतने सारे। इसके बाद आपको एवरेज पावर इन रेजिस्टिव सर्किट, एवरेज पावर इन एल सर्किट, मतलब इंडक्टिव सर्किट 0 आया था आंसर डेरिवेशन में। एवरेज पावर इन कैपेसिटिव सर्किट 0 आया था, और एवरेज पावर इन LCR सर्किट मुझे इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है जी? ठीक है, उसका आपने डेरिवेशन कर लिया। इसके बाद LCR सर्किट में याद रखिएगा, आप LCR सर्किट से रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल आता है तो चुटकियों में सोल्व होगा, आप बहुत ध्यान से लिखें। एक चीज और, पूरी किताब में से कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें से कोई ना कोई चीज आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम अच्छे से कर लो, उसकी 3 एप्लीकेशन, और जो न्यूमेरिकल उसके साथ लगते हुए मैंने कराए इस तरीके से।
कि यहाँ एक सिलेंडर है तो फ्लक्स बताइए पूरा कितना होगा। इस पर ई की वैल्यू दे दिया आपको 100 न्यूटन आई, ठीक है, या फिर यहाँ क्यूब दे दिया या क्यूब यहाँ दे दिया। कर लिए सारे गॉस थ्योरम की 3 एप्लीकेशन इस तरीके के सारे न्यूमेरिकल कर लिए। फिर इसके बाद डाइपोल कर लिया और इक्विपोटेंशियल सरफेस। इन 3 टॉपिकों को कुछ ना कुछ 100% 3 नंबर का मिल जाएगा। अगर ना हुआ फिर तो किसमें कैपेसिटर उठा लो आप। कैपेसिटर में देखिए डेरिवेशन क्या बच रहा, दो प्लेट्स के बीच अगर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया या ना रखा तो उसकी एवरेज कैपेसिटी कैपेसिटर एक U इज इक्वल टू ऑफ CV स्क्वायर, अदरवाइज चार्ज के रिस्पेक्ट में Q 1/2 Q। इसके बाद यूनिट सेकंड में रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी अच्छे से कर लो, मोबिलिटी को अच्छे से पढ़ लो। अच्छे से पढ़ लिया, व्हिटस्टोन ब्रिज और किरचॉफ्स लॉ के न्यूमेरिकल्स कर लो, दोनों की स्टेटमेंट्स जो, ठीक है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर किसका इंपैक्ट पड़ता है और किसका नहीं पड़ता है, एक अच्छे से पढ़ो। ओम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म पर पढ़ लो। करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स एट कांस्टेंट करंट एंड कंडक्टिविटी, ठीक है। अच्छे से पढ़ लो सर डेरिवेशन को, बस बात खत्म। जी सर कुछ भी नहीं आता ये तो करो। यूनिट थर्ड में गए, बायर्स लॉ अच्छे से पढ़ो, सर वेक्टर फॉर्म में लिखना, उसकी एक एप्लीकेशन कर लो अच्छे से। सर्कुलर पाथ, सर्कुलर कोइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड या फिर एक कोइल के एक्सिस एक्स एक्सिस पर जो सेंटर से एक्सिस पास होती है, इस बार आया था 2024 से। फिर एम्पियर सर्कुलर लॉ पर जब जाओगे तो एम्पियर सर्कुलर लॉ अच्छे से पढ़ लो। एम्पियर सर्कुलर लॉ के बाद एक थिक वायर के मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, वायर कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है वो चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन में, एक सॉलिड नोट अच्छे से कर लिया। इसके बाद मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पर पहुंचे हमने क्या कहा, हेलिकल पाथ पर चलता है चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में और पैराबोलिक पाथ पर चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, समझ गया आप मेरी बात। और उसमें एक फॉर्मूला होता है कि QVB mv² अपॉन r के बराबर रखते हैं और यहां से आप v से v कट करके r की वैल्यू निकाल लेते हैं mv अपॉन v। आप इसे अच्छे से देखोगे, अगर पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन आया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंटर करते हैं सेम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उनकी रेडियस जो थी पाथ की उसकी रेशियो बताइए, तो आपको चेक करना है दोनों की वेलोसिटी सेम थी तो ये फॉर्मूला लगाओ, दोनों का मोमेंटम सेम था तो ये फॉर्मूला लगाओ। ऐसे 50 क्वेश्चन बता रखे आपको। काइनेटिक एनर्जी सेम थी तो ये लगाओ, और अगर पोटेंशियल सेम था एक्सेलरेटिंग तो QV लिख दो, V वोल्टेज है और Q चार्ज है, K की जगह रिप्लेस कर दिया और Q। कांसेप्ट क्लियर। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जगह वहां अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल कुछ भी मैडम कर लेंगे, हर बच्चा कर लेगा। फिर इसके बाद यहाँ फ्रीक्वेंसी भी, यहाँ वेलोसिटी भी, वेलोसिटी निकालने से आगे से आ जाओ। टाइम पीरियड निकालना तो 2πr और वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लो v और नीचे r सारा कटेगा। ध्यान रखियो टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड एट रेडियस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी, याद रखेंगे। इसके बाद एक ये करना है आपको कि एक कोइल रखी है रेक्टेंगुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, इसके ऊपर टॉर्क जोड़ोगा, उसके लिए एक्सप्रेशन। फिर गैल्वेनोमीटर अच्छे से पढ़ा क्योंकि दोनों में से एक जगह आने के चांस होते हैं। और गैल्वेनोमीटर का कन्वर्टेशन एमीटर वोल्टमीटर में, उसका न्यूमेरिकल मेरे पास 200 ओम का रेजिस्टेंस था गैल्वेनोमीटर का जो 10 मिली एम्पियर करंट को रीड करता था। मुझे उससे वोल्टमीटर कन्वर्ट करना है जो 5 एम्पियर करंट रीड कर दे, तो शंट का रेजिस्टेंस क्या हो, इस तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट मुझे वोल्टमीटर बनाना है। उससे वोल्टमीटर 5 वोल्ट वोल्टेज कैलकुलेट कर ले तो कितना रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करो, ऐसे क्वेश्चन कराए गए हैं सभी को। 2 कंडक्टर हैं, इनमें करंट है, अगर सेम डायरेक्शन में करंट होता तो दे विल स्टार्ट टू अट्रैक्ट ईच अदर, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता दे स्टार्ट टू रिपेल ईच अदर। तो इनके बीच के फोर्स के लिए एक्सप्रेशन, जो फोर्स का फार्मूला होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 into I2 अपॉन r, दोनों के बीच के सेपरेशन इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और इस तरीके से एक वायर के पास यहाँ एक रेक्टेंगल रखा गया है, इसके अंदर करंट है, तो ध्यान रखना इसमें और इसमें कोई फोर्स जो होगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। पहले वायर के और इसके बीच का फोर्स निकालना है, फिर वायर और इसके बीच निकालना है, ये ज्यादा होगा इससे घटाना। बात करें 100% समझ आ गया। बोहर्स मैग्नेट्रोन अच्छे से पढ़ लो। मैग्नेटिक मूवमेंट एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट डायरेक्शन में होता है जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ स्पिन करता है, और उतना ही ज्यादा बढ़ता है जितने नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। पूरा डेरिवेशन प्रॉपर्ली बताया गया। डाया पैरा फेरोमैग्नेट पढ़ लो, ससेप्टिबिलिटी क्या है। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, ग्राफ नेगेटिव हाफ में बनता है और इंडिपेंडेंट ऑफ टेंपरेचर होता है क्योंकि उनके डोमेन्स ओरिएंटेशन अपोजिट होती है, इसलिए डायमैग्नेटिक मटेरियल टेंपरेचर पर निर्भर नहीं करते।
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में होते हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुए हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल निकाल करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज एक्स? एक्स इज डायमैग्नेटिक मटेरियल। व्हाट इज एक्स? पैरामैग्नेटिक। और व्हाट इज एक्स? इट इज नाउ फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक ही बहुत स्ट्रांग होने पर फेरोमैग्नेटिक बनते हैं और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कम टेंपरेचर पर होते हैं, इसीलिए वो कभी भी लिक्विड स्टेट या गैसियस स्टेट में लाइज नहीं करते। 100 केल्विन टेंपरेचर पर एक सॉफ्ट आयरन 100 से नीचे जाकर के 100 केल्विन से नीचे जाकर के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उससे ऊपर वो एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल रहता है। मतलब ठंडे होने पर स्ट्रांग पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। क्यूरी लॉ स्पेशली पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए दिया गया था कि टेंपरेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। हाँ, ससेप्टिबिलिटी और टेंपरेचर के बीच इस तरीके से ग्राफ बनता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ससेप्टिबिलिटी पहले ऐसे होगी और उसके बाद जब वो पैरा में कन्वर्ट हो जाएंगे क्यूरी टेंपरेचर पर जाकर के फिर वो इस तरीके से होगी जैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है। समझ आ गया? डायमैग्नेटिक मटेरियल हमेशा हाई मैग्नेटिक फील्ड से लो की तरफ मूव करते हैं और पैरामैग्नेटिक मटेरियल लो से हाई की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द यूनिवर्सल मैग्नेटिक मटेरियल? आप कहेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल। हर एक मैग्नेटिक मटेरियल शुरू में यूनिवर्सल जो होता है वो स्टेट में होता है डायमैग्नेटिक। ठीक है जी, 100% समझ आ गया? कोई दिक्कत है? बार मैग्नेटिक डायमैग्नेट है, बार मैग्नेट को हॉरिजॉन्टली कट कर दिया तो पोल स्ट्रेंथ भी आधी, मैग्नेटिक मूवमेंट भी आधा, और वर्टिकली आधा कर दिया तो मैग्नेटिक मूवमेंट आधा और पोल स्ट्रेंथ एज इट इज। समझ आ गया? कोई दिक्कत? मेरे पास दो कॉइल्स हैं, अगर सेम डायरेक्शन में करंट होगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, तो इसका भी यहां मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, फिर इसका रखो, दोनों का बराबर रख दो। बराबर रखने के बाद अगर एक में करंट ना भी दिया हो तो उसे कैलकुलेट कर सकते हैं और मैग्नेटिक मूवमेंट चेक कर लेंगे आप। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है करंट इनटू एरिया। समझ रहे मेरी बात? जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट कब होगा? अगर अपोजिट डायरेक्शन है उसकी तरफ बाहर वो पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम का। एक ये क्वेश्चंस करने हैं आपको। अब बात कर रहे हैं एक्सियल सर्किट की। सवाल बताओ क्या होगा? तो ध्यान देंगे आप, हमने ये ग्राफ बनाया था क्या कि ये वोल्टेज हो गया VL, वोल्टेज इन इंडक्टर, और इसमें ऊपर कट कर दिया था VC, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, और ये वोल्टेज था कैपेसिटर का और ये था इंडक्टर का। पहले डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस विल रिप्रेजेंट VL माइनस VC। देखो जी, वीडियो उस बच्चे को ज्यादा समझ आएगी जिस बच्चे ने मेरे से पढ़ लिया। ये रिजल्टेंट वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा और ये होगा फेज डिफरेंस फाई ओमेगा टी। अगर आपको कहा कि एक सर्किट के अंदर इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर सारे जुड़े हुए हैं और नेट वोल्टेज यहां पर लगा हुआ है 220 वोल्ट, ठीक है, या फिर कुछ भी इस तरीके से, तो इनके पास जो नेट वोल्टेज है वो किसके बराबर होगा? मतलब आप देखोगे यहां से कुछ और वैल्यू आ रही है, यहां कुछ और वैल्यू है, सारों को जोड़ने के बाद इससे अलग वैल्यू आएगी, तो जोड़ने का तरीका कुछ अलग होता है। ऐसे E की वैल्यू इसके बराबर होती है रूट VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। ठीक है जी? तो VL किसके बराबर होता है? XL इंटू आई, XC इंटू आई का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर आर स्क्वायर। यहां से कॉमन लिया तो रूट XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आई नीचे गया, तो ये आपके पास बनेगा नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ LCR सर्किट, को इसे क्या कहा जाता है? इंपीडेंस रेजिस्टेंस। क्या कहा जाता है? इंपीडेंस रेजिस्टेंस। अब इंपीडेंस रेजिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे सर अगर XL XC के बराबर हो जाए तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और Z की वैल्यू R के बराबर हो जाएगी। इसे कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। इसे प्योर रेजिस्टिव सर्किट कहा जाता है और cos फाई की वैल्यू +1 होती है और फाई की वैल्यू 0 डिग्री होती है। इसमें XL XC के बराबर हो जाता है तो मैक्सिमम पावर की आउटपुट मिलती है। इज दैट क्लियर? फेजर डायग्राम कह दिया कि मिनिमम इंपीडेंस रेजिस्टेंस है, फेजर डायग्राम बनाओ तो कॉमन सेंस का यूज करना है बेटे, वो रेजिस्टिव सर्किट की बात कर रहा। समझ आ गया? मैक्सिमम वैल्यूज की दो पॉसिबल है, XL 0 हो जाए तो XC 0 ना हो, तो इस कंडीशन में Z की वैल्यू आएगी XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसे कहेंगे कैपेसिटिव सर्किट। इसमें फेज डिफरेंस माइनस में मिलेगा, वोल्टेज पीछे होगा, करंट आगे। और अगर आपके पास XL 0 नहीं है और XC 0 है तो XL के रेस्पेक्ट में आंसर आएगा। इसे कहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें फेज डिफरेंस पॉजिटिव होगा। इसके बाद होमवर्क है आपका, जो ट्रांसफार्मर पढ़ोगे, डायनेमो पढ़ोगे,
10 टॉपिक बता रहा मैं आपको, हर वीडियो में बोल दूंगा बाद में। 10 टॉपिक में से 23 नंबर का पेपर मिलने की पूरी पूरी संभावना है। ट्रांसफॉर्मर, डायनामो, गैल्वेनोमीटर, रेक्टिफायर, समझ गए? हाइजेंस प्रिंसिपल, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, प्रिज्म, लेंस मेकर्स फॉर्मूला मतलब एंगल ऑफ डेविएशन का प्रिज्म के लिए, और एक उठा हुआ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक डाइपोल, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, टॉर्क ऑन करंट के कोइल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का रिलेशन, माइक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ ऑम्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज और किरचॉफ्स लॉ। टोटल मिलाकर के हुए 23 टॉपिक, 23 नंबर का पेपर इसमें से 101% बहुत अच्छे हैं आप लोग। तो एक बार रेडियस ऑफ गॉस ऑर्बिट पढ़ लो अच्छे से, मेरी वीडियोस पढ़ लो जो मैंने बना रखी। मॉडर्न फिजिक्स तो इतनी आसान है, बहुत आसान है, ठीक है जी। पहले सिर्फ इतना कर लो, आ जाएगा जो आज वीडियो में बोल दिया, जो बोल दिया ना सिर्फ ये कर गए अब तो चैप्टर वाइज। और कल आप, चलो वो वीडियो के बाद बात करते हैं।